नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पर्व लोक आस्था का एक प्रमुख पर्व है। इस पर्व में आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से उदीयमान भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की समृद्ध परंपरा व संस्कृति है। प्रकृति के साथ मानव के जुड़ाव का संदेश देने वाला छठ पर्व इसी समृद्ध परंपरा का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने लोगों से छठ पर्व के समस्त अनुष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने की भी अपील की। लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान सूर्य की आराधना के महापर्व छठ की सभी प्रदेशवासियों व श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं। सामाजिक समरसता का प्रतीक यह अलौकिक अनुष्ठान मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के पर्व पर छठी मैया से विश्व कल्याण की प्रार्थना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार को कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई और कानपुर इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन गया। सीएम ने मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू करने के लिए एक बटन दबाया जो शहर में निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित करने और वाहनों की भीड़ को कम करने में मदद करेगा। साथ ही क्षेत्र के विकास को बड़ा बढ़ावा भी देगा। मेट्रो सेवाएं परिवहन सुविधाओं में सुधार करते हुए आम आदमी के हर दिन होने वाले संघर्ष को खत्म कर देगी। बता दें कि कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद निर्माण 2 साल से भी कम समय में पूरा हो गया है, जिसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कानपुर मेट्रो परियोजना के तहत करीब 32.5 किलोमीटर लंबे 2 मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। पहला कॉरिडोर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से नौबस्ता तक चलता है जो 23.8 किलोमीटर है, जबकि दूसरा 8.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा तक चलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कानपुर मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। यानी अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों के पास भी होगी। मैं इसके लिए आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं। कानपुर अब अपने आप में एक मेट्रो सिटी हो गई जो केवल आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के कार्य का यहां पर शुभारंभ हुआ था। तब यहां पर मेरे साथ में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी उस कार्यक्रम में यहां पर भाग लिए थे। मार्च 2020 से पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया और पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रही है। कोरोना की इस वैश्विक चुनौती के बावजूद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जो उपलब्धि हासिल की, यह देश की अत्याधुनिक मेट्रो की सुविधा से युक्त एक नई मेट्रो कानपुर को मिल रही है जो आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर का यह रन होगा जो घनी आबादी के बीच से होते हुए गुजरेगा और कानपुर वासियों को न केवल बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां से प्राप्त होगी बल्कि यहां के पॉल्यूशन को भी कम करने में इससे भारी मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम में भारत सरकार ने जो योगदान दिया है, ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक व्यवस्था है जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के माध्यम से संचालित है।
और हमारा प्रयास होगा कि अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर मेट्रो ट्रायल की पूरी सुविधा, मेट्रो ट्रायल की इस पूरी कार्रवाई को संपन्न करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से इस ट्रायल रन के बाद हम मेट्रो की व्यवस्थित सुविधा कानपुर वासियों को दे सकें। और इस दृष्टि से आज कानपुर वासियों को जो सुविधा प्राप्त हो रही है, मैं इसके लिए कानपुर के नागरिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और उनकी पूरी टीम को समय से पहले इस ट्रायल रन के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और भारत सरकार का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, मंत्रालय के सचिव श्री टी.एस. मिश्रा जी ने सदैव जो सहयोगात्मक और सकारात्मक रवैया प्रदेश सरकार के साथ अपनाया है, इसके कारण इस गति को और तीव्रता मिली है। मैं आज के इस ट्रायल रन के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की इस उपलब्धि के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने के बाद आज 10 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों के साथ केडीए सभागार में बैठक की। मुख्यमंत्री ने जीका प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और मोहल्ले का निरीक्षण कर संक्रमितों के स्वजनों से बात की। सीएम नगर निगम कंट्रोल रूम भी गए, वहां से सब संक्रमितों से फोन पर बात की। क्षेत्र में फॉगिंग, उपचार आदि में लापरवाही तो नहीं, सीएम ने अधिकारियों से ये भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने समीक्षा में यह जानने की कोशिश की कि आखिर जीका वायरस का संक्रमण शहर में कैसे पहुंचा है। सीएम योगी ने जीका वायरस की रोकथाम की तैयारियों और शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और सीएमओ मौजूद रहे। मित्रों, कानपुर में जीका वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले 1 महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहां पर वह नियंत्रण में है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं विशेष रूप से कानपुर आया हूं। हम लोगों ने यहां पर कुछ अतिरिक्त टीमें भी बढ़ाई हैं। शासन स्तर से भी कुछ विशेषज्ञ यहां पर भेजने के लिए पहले भेजे गए थे, कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें इस बारे में भी सचेत किया गया है कि प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वह घर घर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। सर्विलांस को तेज करते हुए इन्हें हॉस्पिटल भेजने और मेडिसिन किट उपलब्ध कराने में भी अपना योगदान दे रही हैं। सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं और मेरा अनुमान है कि बहुत शीघ्र जो बाकी बचे हुए 88 मामले हैं वे भी पूरी तरीके से
जो है हर व्यक्ति स्वस्थ होकर के आएगा और ये जो डेंगू का जीका वायरस है इसको पूरी तरह कानपुर के अंदर भी नियंत्रित किया जाएगा। आज उसी की मैंने समीक्षा की है। यहाँ अच्छे ढंग से कार्य चल रहा है। मेरे साथ चिकित्सा शिक्षा के विभाग के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य सीनियर अधिकारी भी यहाँ पूरी इन सब के साथ बैठ करके निगरानी कर रहे हैं। और इस स्थिति को पैनिक बनाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि डेंगू अब खतरनाक स्थिति में नहीं है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। बस समय पे पेशेंट को उपचार की सुविधा मिल जाए, जो आवश्यक सतर्कता और सावधानी है उसका पालन कर लें तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए आज हम उत्तराखंड राज्य ने मंगलवार को अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई। इसी अवसर पर यूपी की राजधानी लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव 2021 का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके उद्घाटन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की नदियों से आने वाला पावन जल हम सबको जीवन देने का काम करता है। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लोगों की प्यास यहाँ के नदियां बुझाती हैं। उन्होंने कहा कि यह जल दुनिया भर का पेट भरने के लिए भी मुख्य स्रोत है। उत्तराखंड का पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यदि उत्तराखंड का पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। उत्तराखंड की पावन भूमि ने देश को बहुत कुछ दिया है। देश की रक्षा सेनाओं में उत्तराखंड के युवाओं का बहुत योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के पहले सीएम पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, पंडित नारायण दत्त तिवारी, सीडीएस जनरल विपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसी शख्सियत उत्तराखंड की देन है। उत्तराखंड का पर्यावरण ही नहीं, वहाँ की बोली भाषा की बचाए रखने का प्रयास रखना होगा। और बता दें कि योगी आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनका जन्म उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश था तो उसके पौड़ी जिला स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के राजपूत परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। मुख्यमंत्री ने पर्यावरणविद पद्मश्री अनिल प्रकाश जोशी और आरएसएस के बजरी क्षेत्र के प्रांत प्रचारक हरीश रौतेला को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर मंत्री आशुतोष टंडन, महेंद्र सिंह, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मैं सबसे पहले आप सबको उत्तराखंड महोत्सव के हृदय से बधाई देता हूं। ये महोत्सव हम सबके लिए फलदायी हो, मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने अपने यशस्वी नेतृत्व से इस महापरिषद को एक नई ऊंचाइयां दी, स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उन्हें इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज यहां पर उत्तराखंड गौरव सम्मान डॉक्टर अनिल जोशी जी को और डॉक्टर हरीश रौतेला जी को प्रदान किया गया है। वास्तव में उत्तराखंड ने देश को बहुत कुछ दिया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड की देन है। उत्तर प्रदेश को हेमवती नंदन बहुगुणा जैसा मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड की देन है। पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया, ये उत्तराखंड की देन है। देश के रक्षा मंत्री के रूप में श्री केसी पंत जैसे नेता भी उत्तराखंड की देन है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, ये उत्तराखंड की देन है। और आज देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी उत्तराखंड की देन है। देश की रक्षा सेनाओं में
उत्तराखंड के युवाओं का योगदान और उत्तराखंड से आने वाली नदियों से, हिमालय से आने वाली नदियों से जो पावन जल न केवल हम सबको जीवन देने का कार्य करता है शुद्ध पेयजल के रूप में और अन्न उत्पादन के माध्यम से भी हमारा भरण पोषण करता है। ये हिमालय से आने वाली ये नदियां उत्तराखंड से ही होते हुए उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में आती है, तब यहां पर मानवीय सृष्टि आगे बढ़ पाती है। तो स्वाभाविक रूप से कौन ऐसा भारतीय होगा जो उत्तराखंड की देवभूमि के पास साथ गौरव की अनुभूति न करता हो। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा बहराइच पहुंची। बहराइच पहुंचकर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव माता के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजन कर अपनी परिवर्तन यात्रा को दरगाह की तरफ रवाना किया। दरगाह पहुंचकर शिवपाल यादव व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाकर आने वाले 2022 के चुनावों में जीतने का आशीर्वाद मांगा। शिवपाल यादव ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से कोई शर्त नहीं रखी है। 2022 चुनाव में प्रदेश की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के प्रश्न पर शिवपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना पहली प्राथमिकता है। सारी पार्टियां मंदिर जा रही है, अब दरगाह क्यों आए? हमारा सेकुलर देश सभी धर्मों को अपनाने का अधिकार, तो हम सभी जगह जाते हैं, मस्जिद भी मंदिर भी सभी जगह। जी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं पार्टी में स्वागत आपका है, लेकिन आपकी शर्तें ऐसी हैं जिसको क्या कहना? मेरी कोई शर्त नहीं। कितने इस बार 2000 मेरा है जो जीतने वाले हैं हमारे साथ हैं उनको सम्मानजनक। 2022 चुनाव में कितनी सीटें हैं आपके प्रदेश में? अगर आप नहीं होता है सपा का, तो 2022 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन यात्रा बाराबंकी भी पहुंची। प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के नेतृत्व में बाराबंकी पहुंची। शिवपाल के साथ उनके बेटे और राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव भी थे। यात्रा के दौरान शिवपाल ने कहा कि उनकी सामाजिक परिवर्तन यात्रा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि त्याग और संघर्ष के बल पर हमने सरकारें बनाई और बिगाड़ी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। शिवपाल ने कहा कि पिछले 2 साल से वह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से गठबंधन की बात करते आ रहे हैं। अब जाकर वह गठबंधन के कुछ संकेत दिए हैं, लेकिन हमारा गठबंधन सीटों के आधार पर ही होगा। हमारे लोगों का सम्मान होने पर सपा में विलय और अखिलेश को सीएम बनाने पर कोई फैसला होगा। जनपद बहराइच में ताबड़तोड़ 2 घटनाओं ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। जहां पहली घटना थाना रुपई हिडिया के बाबागंज अंतर्गत लगभग 7:30 पर घटी। इसमें 3 से 4 लोग अचानक निर्मला सोनी के घर में घुस आए और उसके पति पिंटू सोनी को जबरन गाड़ी में घसीटने लगे। पत्नी व पिंटू के विरोध करने पर दुस्साहिक लोगों ने पिंटू को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गए। आनंद फानन में क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने घटनास्थल का दौरा कर 4 टीमें गठित कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश दिए। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजकर पिंटू सोनी की पत्नी निर्मला की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं दूसरी घटना थाना सुजोली अंतर्गत चहलवा के बिहारीपुरवा में रात्रि 2 बजे घटी है, जहां सोती हुई 80 वर्षीय शांति देवी पत्नी स्वर्गीय हीरालाल हरिजन को गांव निवासी 20 वर्षीय पवन कुमार ने डंडों से पीट कर इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे शांति देवी द्वारा टूना टोटका करने का शक था। पवन कुमार घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया। सूचना मिलने पर सुजौली पुलिस ने शांति देवी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। बता दें कि थाना अध्यक्ष के सफल प्रयास से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और मृतका का पंचनामा व अन्य आवश्यक कार्रवाई करने के बाद अभियुक्त को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। थाना रुपईडीहा के बाबागंज कस्बे के निर्मला सोनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो परिवार सहित शाम 7:30 बजे घर पे थे, तो 3 लोग आए और उनके पति पिंटू को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने गोली मार दिया। तत्काल मजरूब को वो उचित चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है और उनकी तहरीर के आधार पे
मुकदमा पर संख्या 366/21 धारा 307 IPC प्रकाशित कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। रात्रि 2 बजे चाहलवा थाना सुजौली में शांति देवी अपने घर पे सो रही थी, जिनकी उम्र लगभग 80 साल थी। उन्हीं के गांव के पवन कुमार ने टोना टुटका की बात को लेकर डंडों से मारा पीटा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है तथा संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। मथुरा के वृंदावन में यमुना किनारे कुंभ स्थल पर आज 10 नवंबर से ब्रज रज उत्सव शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित यह उत्सव 10 दिनों तक चलेगा। इसमें लोकल फॉर वोकल का संदेश देने का हुनर हाट लगाई गई है, जिसमें स्टॉल लगाई गई हैं। ब्रज रज उत्सव में ब्रज संस्कृति की झलक दिखाई जा रही है। ब्रज रज उत्सव में बॉलीवुड और भजन गायक भी अपनी प्रस्तुति देंगे। वृंदावन में ब्रज रज उत्सव का शुभारंभ करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भगवान योगीराज के दर्शन भी किए। उनके अलावा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने TFC पर संतों के साथ भोज भी किया। कुंभ क्षेत्र में ब्रज रज उत्सव का शुभारंभ और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की हुनर हाट और केंद्रीय टेक्सटाइल्स मंत्रालय के शिल्प मेला का अवलोकन करते हुए यहां जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आगरा खोएरिया एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर गए। आज होड़ लगी है, पहले लोगों में होड़ किस बात की लगती थी? पहले आपके पर्व और त्योहार में कोई बधाई देने के लिए न कोई मुख्यमंत्री आता था, न कोई मंत्री आता था, न कोई विधायक आता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष अन्य दलों के लोग दूर भागते थे। हर पर्व और त्योहार में बधाई दी जानी चाहिए, अगर वह उसके अनुरूप है। शुभकामनाएं देनी चाहिए, मंगल कामनाएं व्यक्त होनी चाहिए। लेकिन लोग डरते थे, एक तरफा चलता था। हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी। पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद अब ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगोत्सव का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। अब तो हर्षोल्लास के साथ हम पर्व मनाएंगे। और हमारे कान्हा तो रात्रि को 12 बजे ही जन्म लेते हैं। यह है परिवर्तन। और भाइयों बहनों, अपनी इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को रखते हुए, सुरक्षित और संरक्षित करते हुए, हमें विकास और तकनीक के नए युग में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।